गंगा के तट पर बसा था सुखपुर गांव। हरियाली और शांति से भरपूर इस गांव में रामशरण यादव रहते थे, एक समृद्ध किसान। उनके दो बेटे थे। बड़ा बेटा गोपाल, शांत, परिश्रमी और विवेकशील। छोटा बेटा नंद, जिसका जन्म बुढ़ापे में हुआ था, माता पिता का लाडला था और उसी लाड ने उसे घमंडी और आलसी बना दिया था। गोपाल की शादी सीता से हुई, जो न केवल सुशील और सुंदर थी, बल्कि अत्यंत समझदार और दूरदर्शी भी थी। सीता ने घर की जिम्मेदारियां संभालते हुए सबका दिल जीत लिया, पर नंद उसकी इस लोकप्रियता को बर्दाश्त नहीं कर पाता था। उसके मन में ये भावना घर कर गई कि भाभी उसके माता पिता का प्यार और घर पर अपना वर्चस्व बनाना चाहती है। नंद का दिन चैन से गुजारने का तरीका था सुबह देर से उठना, अच्छे कपड़े पहनकर गांव के चौपाल पर दिखना, दोस्तों के साथ अक्सर घमंड भरी बातें करना कि उसके पिता कितने धनी हैं और उसका भाई उसके बूते पर ही खेतों का काम चला रहा है। वो कभी हल चलाने जाता, न कभी फसल की देखभाल करता। उसका मानना था कि बड़े घराने के लोगों को मेहनत करने से क्या लेना देना। एक दिन रामशरण बीमार पड़ गए। उन्होंने दोनों भाइयों को बुलाया और कहा, बेटे, मेरे पास जो भी है वो तुम दोनों का है, पर मेरी इच्छा है कि तुम दोनों मिलजुल कर रहो। खेतों की जिम्मेदारी अब तुम दोनों की है। गोपाल ने विनम्रता से सिर झुका दिया, पर नंद बोला, पिताजी, आप चिंता न करें, मैं सब संभाल लूंगा। आखिर मैंने शहर में पढ़ाई भी तो की है, नए तरीके जानता हूं। उसके स्वर में खाली घमंड था, ज्ञान नहीं। पिता के स्वर्गवास के बाद नंद पूरी तरह से अपने अहम में चूर हो गया। वो गोपाल को आदेश देने लगा, भैया, कल सुबह जल्दी जुताई शुरू कर देना, मुझे कुछ जरूरी काम से शहर जाना है। गोपाल चुपचाप हाँ कर देते, पर सीता को ये सब देखकर बहुत कष्ट होता। वो समझती थी कि परिवार की एकता के लिए वो कुछ बोल नहीं सकती, पर उसने नंद को सही रास्ते पर लाने का मन बना लिया। मानसून का मौसम आया। खेतों में धान की रोपाई का समय था। गोपाल दिन रात एक कर देते, पर नंद का रवैया वही रहता। एक दिन भारी बारिश में नंद शहर से लौटा और देखा कि खेतों से पानी निकासी का उचित प्रबंध नहीं है, जिससे पानी भर गया है और नई रोपी फसल को खतरा है। वो गुस्से से भरकर गोपाल पर चिल्लाया, आप इतने बड़े होकर भी इतनी सी बात नहीं समझते? पानी की निकासी का इंतजाम पहले से क्यों नहीं किया? गोपाल चुप रहे, पर सीता ने विनम्रता से कहा, नंद भैया, आपने ठीक कहा, पर जब आप शहर जा रहे थे तब मैंने आपसे कहा था कि मौसम खराब हो सकता है, खेतों का निरीक्षण कर लें। आपने कहा था कि आपको ये सब बताने की जरूरत नहीं है। हमने जो कर सकते थे किया। अब आप बताइए, क्या उपाय हो सकता है? नंद कुछ बोल नहीं पाया। उसे याद आया कि सीता ने वाकई उसे चेताया था, पर उसने उसे अनदेखा कर दिया था। उस दिन पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, पर उसने इसे स्वीकार नहीं किया। बस चुपचाप अपने कमरे में चला गया। एक बार गांव में मेला लगा। नंद ने ठान लिया कि वो अपने खेत की उपज को ऊंचे दाम पर बेचकर दिखाएगा और परिवार को अपनी व्यावसायिक कुशलता का लोहा मनवाएगा। उसने गोपाल से कहा, भैया, इस बार फसल बाजार ले जाने और बेचने का काम मैं संभालूंगा, आप खेत देखिए। गोपाल ने सहमति दे दी, पर सीता को संदेह हुआ। उसने नंद से कहा, भैया, बाजार में सौदेबाजी की बारीकियां होते हैं, क्यों ना आप गोपाल जी को साथ ले जाएं? भाभी, आप औरत होकर बाजार के बारे में क्या जानो? मैंने शहर में पढ़ाई की है, मैं जानता हूं कि कैसे मोल भाव करना है। सीता ने चुपचाप 2 टोकरियां तैयार की। एक में सबसे अच्छी चमकदार फसल रखी, दूसरी में थोड़ी कम गुणवत्ता वाली। उसने नंद से कहा, भैया, ये दोनों टोकरियां ले जाइए। पहले छोटी टोकरी से सौदा कीजिएगा, अच्छी वाली बाद में बेचना। नंद ने उसकी बात को नियत समझा और झल्लाते हुए कहा,
आप फालतू की सलाह देती है। मैं सब एक साथ ऊंचे दाम पर बेचूंगा। बाजार पहुंचकर नंद ने ऊंची कीमत बताई। खरीदार उसके अहंकारी व्यवहार से खिसक गए। दिन भर बैठे रहने पर भी उसने कुछ न बेचा। शाम होने लगी तो उसे भय हुआ कि फसल खराब हो जाएगी। तभी एक अनुभवी व्यापारी आया और उसने देखा कि टोकरी में 2 तरह की फसल है। उसने पूछा, क्या ये दोनों अलग अलग किस्में हैं? नंद को सीता की बात याद आई। उसने झूठ ही कह दिया। हाँ, ये छोटी टोकरी कम दाम वाली है, बड़ी वाली बढ़िया किस्म है। व्यापारी ने छोटी टोकरी का सामान देखा और कहा, ये तो बहुत अच्छी है, तुम इसे सस्ते में दे रहे हो, मैं ये पूरी लेता हूँ। उसने छोटी टोकरी का अच्छा दाम दे दिया और बड़ी टोकरी का भी उचित मूल्य देकर खरीद ली। नंद हैरान रह गया। उसे समझ आया कि सीता की सलाह ने उसकी रक्षा की थी। उसने अपनी गलती को छुपाने के लिए घर आकर डींग हाँकी कि उसने कितना अच्छा सौदा किया, पर भीतर ही भीतर वो शर्मिंदा था। नंद के घमंड का अगला पड़ाव था शादी। उसने एक संपन्न परिवार में शादी करने की जिद की। सीता ने समझाया, भैया, धन से ज्यादा जरूरी है चरित्र और समझ। लड़की और उसके परिवार की प्रकृति देख लो। नंद ने फिर उसकी बात नहीं मानी। उसने दिखावे के लिए कर्ज लेकर शादी की धूमधाम की। शादी के बाद राधा ने नंद को और बिगाड़ दिया। दोनों सुख सुविधाओं के लिए गोपाल पर दबाव डालने लगे। अब नंद केवल घमंडी ही नहीं, कृपण और मांगलू भी बन गया। परिस्थिति तब बदली जब 1 साल सूखा पड़ा। खेत सूख गए, फसल नहीं हुई। नंद ने कर्ज ले रखा था, उस पर मुसीबत आन पड़ी। कर्जदार दबाव बनाने लगे। ऐसे में गोपाल और सीता ने अपनी बचत और गहने तक बेचकर परिवार का सहारा बने रहने का प्रयास किया, पर नंद का व्यवहार नहीं बदला। एक दिन सबसे बड़े कर्जदार ने आकर धमकी दी कि अगर कर्ज नहीं चुकाया गया तो वो खेत का एक हिस्सा हथिया लेगा। नंद घबरा गया। उसने गोपाल पर चिल्लाना शुरू किया। आपने खेतों का ठीक से प्रबंधन नहीं किया, इसलिए ये हालत हुई। तब सीता ने धैर्यपूर्वक सब सामने रखा। उसने लेखा जोखा निकाल कर दिखाया कि नंद ने कितना कर्ज लिया, अपने ऐशो आराम पर कितना खर्च किया, जबकि गोपाल ने कितनी मेहनत से खेत संभाले। उसने कहा, नंद भैया, आज तक हमने आपके व्यवहार को सहन किया क्योंकि आप हमारे छोटे हैं, पर अब परिवार की रक्षा के लिए सच बोलना जरूरी है। घमंड ने आपकी आंखें बंद कर दी हैं। असली ताकत धन में नहीं, संयम, मेहनत और परिवार की एकता में है। सीता के स्पष्टवादिता और तर्कों के सामने नंद का सारा अहंकार चूर चूर हो गया। उसे अपनी हर गलती साफ साफ दिखाई देने लगी। वो लज्जित होकर चुप हो गया। अगले दिन नंद गहरे उदासी में गांव से बाहर निकला। एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा मोची जूते सिल रहा था। नंद उसके पास बैठ गया। बूढ़े ने उसके चेहरे का गम देखा और पूछ लिया। नंद ने सारी कहानी कह सुनाई, बस अपना नाम नहीं बताया। बूढ़ा मोची मुस्कुराया और बोला, बेटा, देखो इस जूते को, ये तले से घिस गया था, पर मैंने नया तला लगा दिया। अब ये फिर से चलने लायक है। इंसान की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। गलतियां होती हैं, चीजें घिस जाती हैं। जरूरत है तो सिर्फ नए सिरे से शुरुआत करने की हिम्मत की। घमंड एक ऐसी कील है जो इंसान को अपने ही भारीपन में फंसा देती है। विनम्रता वो हथौड़ा है जो उस कील को निकाल फेंकती है। बूढ़े की बात नंद के दिल में उतर गई। उसे एहसास हुआ कि वो अपनी ही बनाई जेल में कैद था। नंद घर लौटा तो उसके चेहरे पर अलग ही शांति थी। उसने सीधे गोपाल और सीता के पैर छुए और माफी मांगी। उसने कहा, भैया भाभी, मैंने बहुत बड़ी भूल की। आज मैं समझ पाया हूँ कि आप दोनों का प्यार और त्याग ही इस घर की असली दौलत है। कृपया मुझे मौका दें कि मैं अपनी गलतियां सुधार सकूं।
गोपाल और सीता की आंखों में आंसू आ गए। सीता बोली, भैया, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं, बस अब हम मिलकर आगे बढ़ें। नंद ने अपने सारे व्यर्थ के खर्चे बंद कर दिए। उसने राधा को भी समझाया और धीरे धीरे वो भी बदल गई।